तो आज के इस डीप डाइव में श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है एनसीईआरटी कक्षा 12 की भौतिकी का अध्याय 11, मतलब विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसे हम अंग्रेजी में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कहते हैं। सही कहा। और स्रोत के रूप में हमारे पास इस विषय के संपूर्ण रिवीजन नोट्स और डायग्राम्स का एक पूरा सेट मौजूद है। हाँ, और हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट है। हमें इन नोट्स के पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक हर एक लाइन और हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में समझना है जैसे वो दिए गए हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है प्रकाश और द्रव्य के इस सबसे बड़े की शुरुआत ना 19वीं सदी के अंत में हुई थी। अच्छा। हाँ, स्रोत सामग्री के पहले पन्ने के अनुसार 1895 में रॉन्सन ने एक्सरे की खोज की थी। लेकिन जो असली भूचाल आया वो आया 1897 में, जब जे थॉमसन ने एक ऐसा कण खोज निकाला जो के अनुसार ये मान 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलॉम प्रति किलोग्राम निकला। अरे वाह! और नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है कि ये ईएम का मान ना कभी नहीं बदलता। हाँ, बिल्कुल नहीं बदलता। थॉमसन ने अपने प्रयोग में अलग अलग गैसों का इस्तेमाल किया, कैथोड के लिए अलग अलग धातुओं का उपयोग किया, लेकिन ये जो संख्या है ना 1.76 गुणा 10 की घात 11, ये जस की तस रही। सही कहा। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो, सोने का सिक्का हो या फिर हवा में तैरती ऑक्सीजन गैस हो, सबके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसा है। वो एक मौलिक कण है जिसे नोट्स में यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट कहा गया है। तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक चित्र भी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कैथोड रे ट्यूब। जी। कल्पना कीजिए कि एक कांच की एक लंबी सी नली है जिसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम वैक्यूम है। बिल्कुल। इसके बाईं तरफ एक ऋणात्मक यानी माइनस टर्मिनल है जिसे कैथोड कहते हैं, और दाईं तरफ एक धनात्मक यानी प्लस टर्मिनल है जिसे एनोड कहते हैं। हाँ, और चित्र में कैथोड से कुछ हरी सी चमकती हुई प्रकाश की किरणें निकलकर एनोड की तरफ तेजी से भाग रही हैं। और ये किरणें और कुछ नहीं बल्कि यही सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉन हैं जो एक धार के रूप में बह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन हर चीज के अंदर आजादी से घूम सकते हैं तो वे खुद ब खुद धातु के बाहर क्यों नहीं आ जाते? वे अंदर ही क्यों फंसे रहते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, धातु के अंदर मौजूद धनात्मक आयन मतलब पॉजिटिव आयन्स उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। अच्छा। इस खिंचाव को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। बिना उस ऊर्जा के वो बाहर नहीं आ सकता। इसे मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। बताइए। मान लीजिए कि धातु एक बड़ा सा घर है और इलेक्ट्रॉन उस घर में रहने वाले लोग हैं। ठीक है। वे घर के अंदर तो कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें घर से बाहर कदम रखना है तो दरवाजे पर एक टोल टैक्स या किराया चुकाना होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और नोट्स में इसी किराए को कार्यफलन कहा गया है। इसे फाई नॉट से दर्शाते हैं। बिल्कुल। यह वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन को यह ऊर्जा नहीं मिलेगी वो बाहर नहीं आ सकता। तो इस कार्यफलन को नापने का कोई तरीका भी होगा? हाँ, इसका मात्रक भी बहुत खास है। आमतौर पर हम ऊर्जा को जूल में नापते हैं, है ना? हाँ, जूल तो पढ़ा है। लेकिन परमाणु के स्तर पर ऊर्जा इतनी कम होती है कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसे ईवी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट्स के अनुसार एक ईवी का मान 1.602 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। बहुत ही छोटी रकम है ये। बिल्कुल। और हर धातु का अपना एक अलग किराया या कार्यफलन होता है। ये धातु की प्रकृति और उसकी सतह की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब हर घर का किराया अलग अलग है? एकदम सही। उदाहरण के लिए सीजियम नाम की धातु का कार्यफलन सबसे कम है, मात्र 2.14 ईवी। मतलब सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। हाँ, वहीं प्लैटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक है, 5.65 ईवी। प्लैटिनम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को ये किराया या ऊर्जा कैसे दे सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं। जी, जरा समझाइए। पहले चित्र में एक धातु के टुकड़े के ठीक नीचे आग जल रही है। ये तापायनिक उत्सर्जन है,
मतलब धातु को इतना गर्म कर दो कि इलेक्ट्रॉनों को गर्मी से ऊर्जा मिल जाए और वे बाहर उछल पड़े। बिल्कुल, हीट से एनर्जी मिल गई। दूसरे चित्र में धातु के दोनों तरफ भयंकर बिजली के निशान बने हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन कहते हैं, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती बाहर खींच लिया जाता है। कि किरणें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके टकराते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है। और यही तीसरा तरीका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, हमारे इस डीप डाइव का मुख्य केंद्र है। अच्छा, तो सारी कहानी इसी पर है। बिल्कुल। इस दिशा में शुरुआती प्रयोग 1887 में हर्ट्ज ने किए थे। हर्ट्ज ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब कैथोड पर पराबैंगनी यानी यूवी प्रकाश डाला जाता है तो सर्किट में स्पार्क बहुत आसानी से पैदा होता है, मतलब चिंगारी जल्दी निकलती है। लेकिन क्या वो समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हर्ट्ज ये नहीं समझ पाए। इसके बाद 1886 से 1902 के बीच हालवॉक्स और लेनार्ड ने कुछ बेहद दिलचस्प प्रयोग किए। हाँ, लेनार्ड के प्रयोग को समझना तो बहुत मजेदार है। नोट्स में दिया है कि उन्होंने एक जिंक की प्लेट ली और उस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला। और उन्होंने क्या देखा? पहली अगर प्लेट पर पहले से माइनस चार्ज था तो प्रकाश गिरने पर वो चार्ज गायब हो गया। दूसरी अगर प्लेट न्यूट्रल थी तो वो प्लस चार्ज वाली हो गई, और तीसरी अगर प्लेट पहले से प्लस थी तो उसका प्लस चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इन तीनों ही बातों का केवल एक ही मतलब निकल सकता था कि रोशनी के टकराने से उस धातु में से कोई ऋणावेशित मतलब माइनस चार्ज वाली चीज बाहर निकलकर भाग रही है। एकदम सही। और वो ऋणावेशित चीज वही इलेक्ट्रॉन था जिसकी थॉमसन ने खोज की थी। बिल्कुल। इसे साबित करने के लिए एक शानदार प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की गई। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पूरी प्रयोगशाला का सेटअप। ये चित्र तो काफी डिटेल में है। हाँ, सबसे ऊपर वाले चित्र में एक जिंक प्लेट है जो नीचे एक इलेक्ट्रोस्कोप से जुड़ी है और ऊपर से उस पर किरणें गिर रही हैं। लेकिन उसके ठीक नीचे वाला चित्र सबसे महत्वपूर्ण है। वो ट्यूब वाला ना? जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक निर्वातित ग्लास ट्यूब, मतलब एक ऐसी कांच की नली जिसके अंदर से सारी हवा निकाल दी गई है। वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल। इस ट्यूब के अंदर बाईं तरफ एक प्लेट है जिसे उत्सर्जक या एमिटर कहते हैं, और दाईं तरफ दूसरी प्लेट है जिसे संग्राहक या कलेक्टर कहते हैं। ऊपर कांच में एक छोटी सी क्वार्ट्ज की खिड़की लगी है। अच्छा, तो इस क्वार्ट्ज की खिड़की से जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश बाईं वाली उत्सर्जक प्लेट पर गिरता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। हाँ, और इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब की खाली जगह में उड़ते हुए दाईं तरफ वाली संग्राहक प्लेट पर पहुंचते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, नीचे लगे सर्किट में करंट बहने लगता है, जिसे हम एक छोटे से मीटर में नाप सकते हैं। इसे माइक्रोएमीटर कहते हैं। सही कहा। और इस बहने वाले करंट को प्रकाशिक धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो मतलब रोशनी डाली, इलेक्ट्रॉन उड़े और करंट बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नोट्स में आगे बताया गया है कि ये पूरा खेल 3 चीजों पर निर्भर करता है: प्रकाश की तीव्रता, विभव और प्रकाश की आवृत्ति। मतलब इंटेंसिटी, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। जी, सबसे पहले बात करते हैं तीव्रता यानी प्रकाश की चमक की। स्रोत सामग्री के अनुसार उत्सर्जित होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीधे तौर पर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, इसका मतलब है कि अगर हम एक हल्की टॉर्च की जगह एक बहुत ही चमकदार हैलोजन लाइट का इस्तेमाल करें तो धातु की सतह पर ज्यादा रोशनी गिरेगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ, जिसे ग्राफ 1 कहा गया है। इसमें नीचे की क्षैतिज रेखा मतलब एक्स एक्सिस पर प्रकाश की तीव्रता है और खड़ी रेखा यानी वाई एक्सिस पर धारा है। और इनके बीच की रेखा कैसी है? इनके बीच एक एकदम सीधी तिरछी रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन। ये रेखा विजुअलाइज कराती है कि जैसे जैसे चमक बढ़ेगी वैसे वैसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बढ़ेगी और करंट भी सीधा बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छे। इसके बाद आता है विभव मतलब पोटेंशियल का प्रभाव। ये थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। समझाइए जरा। प्रयोग में हम दानी तरफ वाली संग्राहक प्लेट को बैटरी की मदद से प्लस रखते हैं ताकि वो माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है। अगर हम इस खिंचाव को बढ़ाते जाएं तो करंट बढ़ता है,
लेकिन एक सीमा के बाद करंट बढ़ना रुक जाता है। इसे संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसे समझना आसान है। मान लीजिए बाईं प्लेट से 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकले। हाँ, जब दाईं प्लेट का खिंचाव कम था तो सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन ही उस तक पहुंच पा रहे थे। खिंचाव बढ़ाया तो 80 पहुंचने लगे और खिंचाव बढ़ाया तो पूरे 100 पहुंचने लगे। बिल्कुल। अब भले ही आप खिंचाव कितना भी बढ़ा लें, जब निकल ही 100 रहे हैं तो 101 तो पहुंच नहीं सकते। यही अधिकतम करंट संतृप्त धारा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हम बैटरी के तार पलट दें? मतलब अगर हम दाई प्लेट को प्लस की जगह माइनस कर दें? तब प्लेट इलेक्ट्रॉनों को खींचने के बजाय उन्हें पीछे की तरफ धक्का देने लगेगी, मतलब रिपेल करेगी। अच्छा, फिर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से आ रहे होंगे वे शायद इस धक्के को सहकर भी प्लेट तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम इस माइनस विभव को और बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सबसे तेज दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट तक पहुंचने से ठीक पहले रुक जाएगा और वापस लौट जाएगा। ओहो। सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। इस खास माइनस वोल्टेज को निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इसे V0 से लिखते हैं। क्या हम इस निरोधी विभव की तुलना एक तेज आंधी से कर सकते हैं? आंधी कैसे? मान लीजिए कि बहुत सारे धावक मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं। अचानक सामने से एक तेज आंधी चलने लगती है। अच्छा, वो माइनस विभव है। हाँ, अगर आंधी धीमी है तो कुछ कमजोर धावक रुक जाएंगे, लेकिन सबसे तेज धावक फिनिश लाइन पार कर लेंगे। पर अगर मैं आंधी को और तेज करता जाऊं तो एक समय ऐसा आएगा जब सबसे तेज धावक भी फिनिश लाइन से 1 इंच पहले रुक जाएगा। बिल्कुल। यही आंधी की ताकत निरोधी विभव है और इसका एक फॉर्मूला भी है। Kmax = EV0। जी। यानी निरोधी विभव को नापकर हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे तेज इलेक्ट्रॉन के पास अधिकतम कितनी गतिज ऊर्जा यानी Kmax थी। बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया आपने। अब यहाँ एक ऐसा ग्राफ है जिसने उस समय के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। ऐसा क्या था उस ग्राफ में? यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ जिसे ग्राफ 2 कहा गया है, जहाँ 3 अलग अलग तीव्रताओं का प्रयोग किया गया है, I1, I2 और I3। चित्र में हम देख सकते हैं कि तेज चमक वाली लाइट का करंट काफी ऊपर तक जा रहा है, लेकिन जब हम ग्राफ में पीछे की तरफ यानी माइनस विभव की ओर देखते हैं तो वे तीनों अलग अलग लाइनें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। एक ही बिंदु पर? हाँ, इसका मतलब है कि प्रकाश की चमक बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ताकत या ऊर्जा बिल्कुल नहीं बढ़ी। रुकने वाला पॉइंट तीनों तीव्रताओं के लिए एक ही है। ये तो बहुत अजीब है। एक निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और मुझे इसी बात पे उलझन हो रही है। शास्त्रीय भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स का जो तरंग सिद्धांत है वो तो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। उस जमाने में वेव थ्योरी ही चलती थी। उस जमाने में माना जाता था कि प्रकाश समुद्र की लहरों जैसा है। अगर मैं हल्की टॉर्च की जगह एक भयंकर पावरफुल सर्चलाइट डाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक बहुत बड़ी लहर भेज रहा हूं। हाँ, तर्क तो यही कहता है। बड़ी लहर का मतलब है ज्यादा ताकत। तो फिर उस तेज चमक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा ताकत क्यों नहीं है? उन्हें रोकने के लिए मुझे और भी तेज आंधी की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? और इसी सवाल ने भौतिकी में भूचाल ला दिया था, क्योंकि प्रयोगों में इलेक्ट्रॉनों की ताकत प्रकाश की चमक पर नहीं बल्कि प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही थी, रंग पर निर्भर कर रही थी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पर। हाँ, यह चित्र में दिखाया गया है आवृत्ति के प्रभाव वाला एक और ग्राफ 3। इसमें 3 अलग अलग आवृत्तियों की किरणें ली गई हैं। इस बार सबकी चमक समान है, इसलिए सबका करंट एक ही स्तर पर है, लेकिन पीछे की तरफ उनके निरोधी विभव अलग अलग है। जिस प्रकाश की आवृत्ति सबसे ज्यादा है उसका निरोधी विभव सबसे ज्यादा माइनस में है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप ज्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश डालेंगे, जैसे लाल की जगह नीला या पराबैंगनी, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उन्हें रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, देहली आवृत्ति, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है? ये वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ
ग्राफ 4 जो निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच है। हाँ, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। इसमें एक रेखा शून्य से कुछ आगे एक विशेष बिंदु से शुरू होती है। यह दर्शाता है कि अगर आपकी लाइट की आवृत्ति इस बिंदु से कम है तो आप दुनिया की सबसे तेज चमक वाली लाइट भी ले आएं, एक भी इलेक्ट्रॉन उस धातु से बाहर नहीं निकलेगा। एकदम सही। और इन सब प्रयोगों ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश का पुराना तरंग सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो चुका है। स्रोत सामग्री में इस विफलता के 3 मुख्य कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। क्या है वो 3 कारण? पहला कारण है तीव्रता समस्या या इंटेंसिटी प्रॉब्लम। जैसा कि आपने भी कहा, पुरानी थ्योरी के हिसाब से ज्यादा तेज चमक का मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाँ? लेकिन वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कारण, जिसे समय पश्चता या टाइम लैग कहा गया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अगर प्रकाश एक लहर है तो वो पूरे इलाके में धीरे धीरे फैलती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर आने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। हाँ। लहर उसे एक बार में ऊर्जा नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा थोड़ा करके ऊर्जा जमा करेगा। जैसे फुहार से किसी बाल्टी को भरने में घंटों लग जाते हैं। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में मिनटों या घंटों का समय लगना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? ये उत्सर्जन तात्क्षणिक है, मतलब इंस्टेंटेनियस है। हाँ। लाइट गिरी और 10 की घात -9 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। कभी समझा ही नहीं पाया। तरंग सिद्धांत के हिसाब से तो किसी भी आवृत्ति की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, बस उसकी चमक पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगों ने साबित कर दिया कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है इस पूरी विफलता को समझाने वाला एक बहुत ही मजेदार कार्टून टेबल। जी। टेबल के एक हिस्से में तरंग सिद्धांत का नजारा है। एक धीमी सी लहर धीरे धीरे धातु की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बेचारा इंतजार कर रहा है और बगल में बनी घड़ी में समय तेजी से बीत रहा है। और दूसरी तरफ क्या है? वहीं दूसरी तरफ वास्तविकता दिखाई गई है। जैसे ही प्रकाश गिरता है, बिना 1 सेकंड गवाए इलेक्ट्रॉन एक रॉकेट की तरह जूम करके बाहर निकल आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस विफलता ने विज्ञान जगत में सच में हड़कंप मचा दिया था। तब इस पहेली को सुलझाने के लिए एक नए विचार की जरूरत थी। और वो नया विचार कौन लाया? यह विचार लेकर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में। अच्छा, 1905। हाँ। उन्होंने प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश कोई समुद्र की लहर नहीं है जो लगातार बह रही हो। प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से बना है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। फोटॉन। हर एक पैकेट या फोटॉन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसका सूत्र है E = hν, जहां h प्लैंक नियतांक है और ν आवृत्ति है। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। आइंस्टीन कह रहे थे कि रोशनी को एक धार की तरह मत देखो, बल्कि उसे गोलियों की बौछार की तरह देखो। जब ये फोटॉन नाम की गोली धातु से टकराती है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन उस पूरे के पूरे फोटॉन को निगल लेता है। हाँ। अब मैं अपनी उस किराए वाली एनालॉजी को यहाँ पूरा कर सकता हूँ। जरूर बताइए, कैसे फिट बैठती है यहाँ? मान लीजिए फोटॉन एक बॉस की तरह है जो बाहर से पूरी सैलरी का पैकेट लेकर आता है और इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन को वो पूरी सैलरी एक साथ मिल गई, उसे घंटों इंतजार नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन तुरंत उस सैलरी में से धातु के घर से बाहर निकलने का किराया यानी अपना कार्यफलन चुकाता है, और किराया देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं वो उसे अपनी जेब में रख लेता है, जो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा बन जाती है। बेहतरीन, बहुत ही आसान कर दिया आपने इसे। और इसी बात को आइंस्टीन के समीकरण के रूप में नोट्स में दिया गया है, Kmax = hν - φ0। और चूंकि Kmax निरोधी विभव के बराबर होता है तो हम इसे EV0 = hν - hν0 भी लिख सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है आइंस्टीन के समीकरण को विजुअलाइज करता हुआ एक डायग्राम। जी। इसमें आसमान से एक तीर के रूप में hν ऊर्जा आ रही है। सतह पर पहुंचकर उसमें से φ0 का हिस्सा कट जाता है और जो तीर वापस उछल रहा है वो बची हुई ऊर्जा Kmax को दिखा रहा है। बिल्कुल। और इस एक समीकरण ने सारी पहेलियां सुलझा दी। कैसे? देखिए, दहली आवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अगर फोटॉन की सैलरी किराए से ही कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, किराया तो देना ही पड़ेगा। समय क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये धीरे धीरे ऊर्जा भरने का काम नहीं है, ये एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की सीधी और तत्काल टक्कर है।
और चमक बढ़ाने से क्या होता है? चमक बढ़ाने का मतलब है ज्यादा फोटोनों की बारिश करना। ज्यादा पैकेट गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, मतलब करंट बढ़ेगा। लेकिन हर पैकेट के अंदर की ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। बिल्कुल, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की ताकत या गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। वाह, इस खोज ने तो सच में भौतिकी की दुनिया बदल दी होगी। बिल्कुल बदल दी। नोट्स के अगले पृष्ठ पर इन फोटोनों के कुछ अद्भुत गुण दिए गए हैं। जरा वो गुण भी बता दीजिए। पहला, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। दूसरा, इनका संवेग यानी मोमेंटम P बराबर h बटा लैम्डा होता है। तीसरा, ये हमेशा प्रकाश की चाल से चलते हैं। और चौथा गुण बहुत विचित्र है फोटोन का, विराम द्रव्यमान यानी रेस्ट मास शून्य होता है। रेस्ट मास शून्य? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी किसी फोटोन को रुका हुआ नहीं देख सकते, वो हमेशा गति में ही रहेगा। अच्छा, मतलब वो कभी रेस्ट पर नहीं होता। हाँ, पांचवा, ये पूरी तरह से उदासीन होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं। इसलिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों का इन पर कोई असर नहीं होता, ये सीधे निकल जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक फोटोन चुंबकीय क्षेत्र के बीच से गुजर रहा है और बिना मुड़े एकदम सीधे रास्ते पर निकल जाता है। जी, ये चित्र बहुत स्पष्ट रूप से इस गुण को दिखाता है। नोट्स में आगे वैज्ञानिक परिचय का हिस्सा है जो बहुत रोचक है। हाँ, वो हिस्ट्री वाला पार्ट। इसमें बताया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ना कि उनके मशहूर सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। जी, बहुत कम लोग जानते हैं। और उनके साथ एक और वैज्ञानिक का जिक्र है, R.A. मिल्कन। मिल्कन का क्या रोल था? आइंस्टाइन ने तो सिर्फ कागज पर गणितीय समीकरण दिया था, लेकिन मिल्कन ने सालों तक प्रयोग करके आइंस्टाइन की बातों को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। अच्छा। उन्होंने ग्राफ की ढलान से प्लैंक नियतांक का बिल्कुल सटीक मान निकाला, जो 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है आइंस्टाइन और मिल्कन का एक साथ बना हुआ एक चित्रण, जो इन दो महान दिमागों के योगदान को दर्शाता है। बिल्कुल। अब हम इस अध्याय के दूसरे सबसे बड़े और शायद सबसे दार्शनिक हिस्से में प्रवेश करते हैं। दार्शनिक हिस्सा। हाँ, हमने देखा कि प्रकाश, जिसे हमेशा से एक लहर माना जाता था, वो फोटोन यानी कण की तरह बर्ताव कर रहा है। जी। प्रकृति में इस बात को देखकर 1924 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई द ब्रॉगली के मन में एक विचार आया। उनकी परिकल्पना थी कि प्रकृति सम्मित है, मतलब प्रकृति को संतुलन पसंद है। अगर विकिरण, जो कि तरंग है, वो कण की तरह व्यवहार कर सकता है, तो फिर द्रव्य, जो कि कण है, उसे भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। अरे, यानी द ब्रॉगली ये कह रहे थे कि दुनिया की हर ठोस चीज, हर कण जब चलता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। बिल्कुल, यही कह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल सूत्र भी दिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बॉक्स में लिखा हुआ वो ऐतिहासिक सूत्र, लैम्डा बराबर h बटा p बराबर h बटा mv। जी। यहाँ लैम्डा वो तरंग दैर्ध्य है, h प्लैंक नियतांक है और m व v उस कण का द्रव्यमान और वेग है। एकदम सही। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल है? अगर हर चलती हुई चीज एक तरंग है, तो हमें एक भागती हुई कार या उड़ती हुई क्रिकेट की गेंद किसी लहर की तरह ऊपर नीचे कांपती हुई क्यों नहीं दिखती? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें नोट्स में दिए गए NCERT के उदाहरणों में मिलता है। अच्छा, उदाहरणों में? हाँ, उदाहरण 11.1 और 11.2 तो ऊर्जा और निरोधी विभव की सामान्य गणनाओं पर हैं, लेकिन उदाहरण 11.3 आपकी इस शंका को पूरी तरह से दूर करता है। वो कैसे, जरा समझाइए। इस उदाहरण में सूत्र का उपयोग करके दो चीजों का तरंगदैर्ध्य निकाला गया है। पहली है 0.12 किलोग्राम की एक क्रिकेट की गेंद और दूसरा है एक इलेक्ट्रोड। ठीक है। सूत्र में द्रव्यमान यानी m नीचे डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है कि वस्तु जितनी भारी होगी उसकी तरंग उतनी ही छोटी होगी। प्लैंक नियतांक अपने आप में 10 की घात -34 की रेंज में है, जो शून्य के बाद 33 बार 0 लगाकर आता है, बेहद छोटा। तो जब हम इस सूत्र में 0.12 किलोग्राम की गेंद का द्रव्यमान रखते हैं तो उसकी तरंगदैर्ध्य इतनी अविश्वसनीय रूप से छोटी आती है कि दुनिया का कोई भी माइक्रोस्कोप उसे नाप नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए हमें रोजमर्रा के जीवन में बड़ी चीजों की तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती। सही समझे आप।
लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत ही कम होता है। हाँ, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य एक्सरे के आकार की होती है, जिसे हम आसानी से मशीनों द्वारा नाप सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत भारी गेंद जिसके नीचे लिखा है लैम्डा बहुत कम, और वो दिखाई नहीं देता, और उसके ठीक बगल में एक नन्हा सा इलेक्ट्रॉन बना है जिसके साथ एक स्पष्ट लहर जुड़ी है और नीचे लिखा है लैम्डा मापा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते हैं, जो कि सारांश और परीक्षा टिप्स का एक पूरा संकलन है। तो इसमें क्या क्या दिया है? यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही साफ सुथरी टेबल जिसमें पूरे अध्याय के सभी महत्वपूर्ण सूत्र एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। हाँ, मैं देख सकता हूं। जैसे फोटोन की ऊर्जा का सूत्र E बराबर h न्यू या hc बटा लैम्डा जी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण K मैक्स बराबर h न्यू माइनस फाइ नॉट, निरोधी विभव का संबंध K मैक्स बराबर EV नॉट, देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर फाइ नॉट बटा h, और अंत में दी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h बटा mv। बिल्कुल सही। और इस टेबल के बिल्कुल नीचे लाल रंग के एक बॉक्स में बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए एक बहुत ही खास एग्जाम टिप दी गई है। अच्छा, वो क्या है? इसमें लिखा है कि परीक्षा के नजरिए से ग्राफ वाले प्रश्न, विशेषकर वे जिनमें तीव्रता और आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का बदलाव दिखाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।